मोदी जी का एक नया शब्द परिवारजन, परिवारजन, परिवारजन। हाथरस की बेटी आपकी एक बेटी थी, बोलते मेरी बेटी का रेप हुआ है। अभी जो कानपुर में 2 बेटियां मरी, हमारा मेरी बेटी का रेप हुआ, मैं इसका बदला लूंगा। बाबा साहब को फोटो लगाने पे उसको पुलिस की गोली की तरह मार, मेरा बेटा मारा गया है। अरे भाई क्यों नहीं करते तुम? तुम्हारे परिवारजन ही है ना, क्यों नहीं बोलते ऐसा तुम? कई नेताओं ने बोला भाई हम नहीं लड़ेंगे, हम बीमार हैं, हम खिलाड़ी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो कई लोगों ने इन्होंने बोल दिया हम लड़ेंगे नहीं। इंडिया गठबंधन का ये खौफ है, ये डर है। हमारा वीवीपैट हमारे हाथ में तो होना चाहिए, दिखना तो चाहिए। यही चीज तो मांग कर रहे हैं हम लोग। आप वीवीएम नहीं बंद करना चाहते, नहीं कीजिए, लेकिन ये बीच का रास्ता है, इसको तो किया जा सकता है। जिस सरकार का एक ग्राउंड लेवल पे इतना ज्यादा विरोध हो रहा है, आखिर वो बार बार जीत कैसे जाते हैं? लोकतंत्र और संविधान वाकई खतरे में है। मतलब सारी चीज तो मोदी और शाह ही चला रहे हैं ना। मोदी का डंका, मोदी का डंका। अरे भैया कहाँ मोदी का डंका बज रहा है भाई? नेपाल हमें आग दिखा रहा है, मालदीव हमें आग दिखा रहा है। आप ये 5 किलो का दे रहे, अपने घर से दे रहे हैं क्या? नहीं चाहिए कोई भीख में जो तुम दे रहे हो, हमको तुम नौकरी दो। ये तो महामूर्खता है, लोगों को मूर्ख ही बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 24 का चुनाव लगातार नजदीक है, तमाम पार्टियां अपनी तैयारी में लगी हैं। इसके साथ साथ बहुजन नेताओं का क्या हाल है, पूरी बातचीत हम करेंगे। मेरे साथ हैं खास मेहमान प्रियंका पासवान, गोरखपुर के बांसगांव से प्रबल दावेदार, लगातार धरातल पे रह के शोषित वंचित महिलाओं के हक अधिकारों के लिए मुखर होकर बोलती हैं। तमाम टीवी चैनलों पर भी जनता की आवाज को उठाने का लगातार प्रयास करती हैं और जानेंगे कि जनता आखिर क्यों चुने प्रियंका पासवान को। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। पहला सवाल तो आपसे यही है कि आप प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार आपको इतना सपोर्ट कर रही है कि जनता के बीच में आप खुद जाकर लोगों की तकलीफें जान रही हैं, तो आप क्या ऐसी वजह पड़ी कि आपको राजनीति में आना पड़ेगा? जी देखिए, यहाँ पे मेरा एनजीओ है, तो मैं काफ़ी 2014 से मेरा एनजीओ काम कर रहा है महिलाओं के बीच, बच्चों के बीच और युवा वर्ग के बीच में। तो जब बांसगांव में मेरा जो एनजीओ है और गोरखपुर में एनजीओ है, तो वहाँ पे दरअसल जब बच्चे बोले, मतलब युवा वर्ग जो अभी 18, 19, 17 के हैं, जो मतलब उनका वोटर अब हो चुके हैं, तो उन्होंने यही बोला कि दीदी आप क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते? तो मैंने बोला भाई कमलेश पासवान जी क्यों गड़बड़ है यहाँ से? तो उन्होंने बोला दीदी ये कमलेश पासवान जी से यहाँ पे जनता बहुत परेशान हो चुकी है, तो मैं बोला फिर वोट ही क्यों देते हो? तो उन्होंने बोला हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। और एक्चुअली बांसगांव पासी बाहुल्य इलाका है और पासियों का वोट वहाँ बहुत निर्णायक होता है। तो उन्होंने यही बोला अगर हम वोट नहीं देते हैं, वोट अगर कमलेश पासवान जी को नहीं देते हैं, तो लोग फिर भी समझते हैं हमने बीजेपी को वोट दिया, तो फिर आखिर करे तो क्या करें? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और हमारे पास अगर अच्छा ऑप्शन आएगा तो हम डेफिनेटली हैं, और आप इलेक्शन लड़िए, हम आपके साथ में हैं। और उन्होंने जो अपनी परेशानियां बताई कि सबसे बड़ी बात वहाँ पे, सबसे बड़ी परेशानी बाढ़ की समस्या की होती है कि वहाँ पे हमेशा बाढ़ आता है, और वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है मच्छरों का, जिससे जापानी बुखार का आता है। हालांकि लोगों ने कहा कि ये चीज़ें थम गई हैं, लेकिन जैसा अगर आपको पता होगा, हम आपकी चैनल पे देखे थे, डॉक्टर काफिल खान जो जेल गए थे, तो वो जापानी बुखार से जो बच्चों की डेथ हुई थी, तो कहाँ थम गया मामला? कितना पुराना है ये मामला? योगी जी ना जाने कितने टाइम से वहाँ सांसद रहे हैं, और अब मुख्यमंत्री भी पिछले 10 साल 8-9 साल से हैं, तो मामला कहाँ थम गया? और जो वहाँ पे महिलाओं की जो स्थिति है, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, वहाँ महिलाओं का जो रेप उनके खिलाफ जो अत्याचार है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जबकि ये लोग बोल रहे हैं कि महिलाएं, हम राम राज्य में चले गए हैं, महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, सोना लेके निकल जाए, रात में नहीं आए। अब इसी में हाथरस की बात तो छोड़िए, अभी वहाँ कानपुर की अगर मैं बात बताऊँ, ईंट भट्टे पे काम करने वाली बेटियाँ मतलब 14-16 साल की लड़कियां थी, उन लोग का सबसे पहले तो नहाते हुए उन लोग का वीडियो लिया। वहाँ का जो ईंट भट्टे का जो ठेकेदार था, उन लोगों ने उन लोग का वीडियो लिया, फिर ब्लैकमेल किया, रेप किया, गैंग रेप किया, और बाद में उन लोग को इतना ज़्यादा किया कि उन लोग की हत्या कर दी, ब्लैकमेल करके। तो ये किस जगह महिलाएं सेफ है भाई? मतलब किस जगह महिलाएं सेफ हैं? हर जगह पूरा जो नागरिक है वहाँ के, मतलब वो परेशान है। इवन मैं अगर बोलूँगी, कमलेश पासवान को पर भी अटैक हुआ, मतलब उनके ऊपर बीच चौराहे पे भी मतलब एक सांसद हैं वो, उनको पीटा गया, और उसके बाद भी वो अपना न्याय नहीं ले पा रहे। किस तरह के सांसद हैं ये? तो बीजेपी में सांसद तो ऐसे हैं, कठपुतली हैं। वो लोग जो रिजर्व सीटें हैं, वो एक कठपुतली, इवन और भी जो सारे सांसद हैं, कठपुतली बना करके, और रिजर्व सीट वाले जो सांसद हैं, उनको सिर्फ कठपुतली हैं कि हाँ वो सीट भर गई है।
महाचाटुकार बैठे रहिए आप, आपको जो भी कुछ हो कुछ नहीं कर बोल सकते हमारा। और कांग्रेस तो डेमोक्रेटिक है यार, आप उनके टाइम में देखिए एक राष्ट्रपति पद की गरिमा होती थी, एक मतलब जो न्यायालय की, कैग की और जो तमाम जो हमारी सरकारी संस्थाएं वो वाकई लगता था कि हाँ वो काम कर रही हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है सब कुछ हाईजैक हो गया है। तो कम आप ये दिखा ही नहीं पा रहे कि आप संविधान से चल रहे हैं, आप एक संवैधानिक संस्थाओं की आप इज्जत कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं और लोकतंत्र और संविधान वाकई खतरे में है। जो कि अभी राहुल गांधी जो हमारे न्याय यात्रा करके और उनको बहुत ज़्यादा इसकी सफलता मिली। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसका भी मौखला उड़ाया, लेकिन जो धरातल पे चीज़ें, जो सोशल मीडिया से चीज़ें छन कर गई, बाकी लोगों को बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया। और 2024 में कांग्रेस डेफिनेटली जीतेगी। और इनको ये जो 400 पार कह रहे हैं, तो आखिर ये 400 पार किस पे कह रहे हैं? आखिर तो आराम से इलेक्शन क्यों नहीं कराते? हर जगह ईडी सीबीआई क्यों दौड़ाते हो आप? ईडी से डर है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा डर है। अभी रिसेंट का जो रिपोर्ट है वहाँ पे कई लोगों ने तो इनका टिकट ही ठुकरा दिया, भाई हम नहीं लड़ेंगे। कई नेताओं ने बोला भाई हम नहीं लड़ेंगे, हम बीमार हैं, हम खिलाड़ी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो कई लोगों ने इन्होंने बोल दिया हम लड़ेंगे नहीं। तो ये इंडिया गठबंधन का ये खौफ है, ये डर है। कांग्रेस पे एक आरोप भी लगता है कि जब पार्टी की टिकट बांटने का काम आता है तो कहीं ना कहीं वो जाति के आधार पे लोगों को पार्टी में टिकट देने का काम करती है। बांसगांव की बात करें तो सदल प्रसाद वहाँ के मजबूत दावेदार हैं। इनके अलावा आपके पास क्या रोड मैप है, आपके पास क्या थिंक टैंक है जिसके आधार पे आप उनसे बेहतर काम कर पाएंगी, क्योंकि वो भी लंबे अरसे से वहाँ पे राजनीति से जुड़े हैं। देखिए सदल प्रसाद जी लंबे अरसे से नहीं, वो 3 टर्म से वो लड़े हैं वहाँ पे इलेक्शन। और बुजुर्ग नेता है, मैं उनकी काफ़ी इज्जत करती हूँ। अभी वो कल ही कांग्रेस में आए हैं। पहले तो ये था कि हमें आप टिकट दे दीजिए तो हम आएंगे कांग्रेस में, तो कांग्रेस ने कहा नहीं पहले आप ज्वाइनिंग कीजिए फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। तो अभी वो कल ही ज्वाइन हुए हैं कांग्रेस में। तो मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में देश को एक युवा दिमाग, युवा चेहरा और जो फुल एनर्जेटिक नेता चाहिए। तो सदर प्रसाद जी अब 82 इयर्स के हो चुके हैं, बहुत इज्जत है उनकी। लेकिन वो युवाओं का कष्ट समझना, देखिए वो तो उस क्षेत्र में रहे ही है ना। तो अभी तक उन्होंने क्या निवारण किया, क्या निदान किया, लोगों के बीच उन्होंने क्या मैसेज पहुंचाई, लोगों को अभी तक उन्होंने क्या सुविधाएं दी। तो दरअसल मतलब जो जैसा दिन बीतता जाता है, एडल्ट्रेशन होता जाता है किसी भी इंसान के अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर, वो एकदम दुनिया के हिसाब से ढल जाता है। लेकिन जो नए लोग होते हैं, हमारे जैसे लोग हैं, तो डेफिनेटली अभी मैं देख रही हूँ युवाओं की क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ। वहाँ युवाओं की क्या प्रॉब्लम है, वहाँ महिलाओं की क्या प्रॉब्लम है, वहाँ बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। वहाँ किस कदर वहाँ पे रेप और किस कदर वहाँ पे अत्याचार बढ़ रहा है, किस कदर वहाँ मर्डर गुंडागर्दी हो रही है। और मतलब ये सारी चीज़ें तो दिखाई नहीं जाती हैं कि भाई जो बीजेपी के नेता हैं वो अगर कोई भी जमीन कब्जाएं तो वो तो ठीक है, वो सारी चीज़ें वो मीडिया में ही नहीं आती, कुछ आती ही नहीं, वो चीज़ें ठीक है। लेकिन जहाँ कोई दूसरा अगर विपक्षी पार्टी अगर करता है तो भाई उसके घर पे CBI पहुंचा दी जाती है। तो एक तरफ वो जंगल राज है, कानून के नाम पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पे जंगल राज चल रहा है। तो डेफिनेटली इस सरकार को बदलना बहुत ज़रूरी है। और इस क्षेत्र में युवाओं के लिए देखिए हर जगह वही चीज़ है कि एक जो सांसद होता है डेफिनेटली उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो नया कोई चीज़ ला करके अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए कुछ रोजगार जनरेट कर सकता है, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कर सकता है, बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकता है। चूँकि मैं इस क्षेत्र में बहुत पहले से ही हूँ और युवाओं की ही वहाँ की मांग थी कि दीदी आप उतरिए, आप लड़िए, हम आपके साथ में हैं। हम कमलेश पासवान जी से थक चुके हैं, हमको वो हमारे ना बीच आते हैं, ना किसी से बात करते हैं, किसी के सुख दुख में नहीं आते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो उन्होंने यही बोला कि दीदी आप NGO के माध्यम से तो काम कर रही हैं, अगर आपके पास कुछ पॉलिटिकली भी ताकत हो जाएगी तो आप बेहतर काम कर पाएंगी, इसलिए मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। आपने राजनीति में आने का तो फैसला कर ही लिया है, क्योंकि सामाजिक मुद्दों की आपकी समझ जो है वो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन आपके पास ना टीवी है ना अखबार है, सामने वाली पार्टी कह रही है कि अब की बार मोदी सरकार सीधा 400 पार, तो कैसे फाइट कर पाएंगे, आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि आपके साथ जब मिनिस्ट्री मीडिया ही नहीं रहेगा, एजेंसियाँ नहीं रहेंगी, तो कैसे चुनाव जीत पाएंगे? देखिए ये जो हमारा सोशल मीडिया है जिसमें जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ वो भी शामिल है,
और मैं जहाँ तक जानती हूँ इसके भी 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और इस तरह कुछ चैनल्स और भी हैं। तो ये हमारा सोशल मीडिया का जो चैनल है और सोशल मीडिया जो है ये लोगों तक पहुंच चुका है, लोग परेशान हैं। लेकिन आप यकीन मानिए लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि जिन लोगों ने मोदी के खिलाफ भी वोट किया, जब मोदी वहाँ से मोदी का कोई कैंडिडेट जीतता तो वो नाचते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर वो नहीं नाचेंगे, नहीं करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि इन्होंने नहीं दिया, उनको सताया जाने लगता है, पर्सनली सताया जाने लगता है। पहले तो जनादेश होता था कि ठीक है भाई आप मेरे खुशी में शामिल हो ना हो कोई बात नहीं, आप अलग रहो, लेकिन आप मेरे अगर खुशी में नहीं शामिल हो, मेरे गम में नहीं शामिल हो तो तुम मेरे विरोधी हो। ये आजकल तो यही चीज ये सिस्टम चल गया, जिस हिसाब से बीजेपी ने पूरी जनता को दबा के रखा हुआ, हैक करके रखा हुआ, सरकारी तंत्र को दबा के रखा हुआ, संवैधानिक संस्थाओं को दबा के रखा हुआ है, मतलब पूरा हैक कर लिया है। तो बहुत ही खतरनाक ये मोड़ है। और राहुल गांधी जी हम इस यात्रा में सामाजिक न्याय की बात करें जो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी दलितों, पिछड़ों और आदिवासी महिलाओं, इन सब की स्थिति सही नहीं है। इन लोग को इनके न्याय को लेकर बात की जा रही है। तो इस चीज़ को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ और कांग्रेस ही डेफिनेटली 2024 में आएगी। और ये मोदी जी भूल जाएं कि वो 400 भी पार कर पाएंगे, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर वो पार ही कर पाते तो ईडी सीबीआई को नहीं करते, ईडी सीबीआई को उपयोग नहीं करते। अगर वो आराम से पार ही कर जाते तो सीएम सोरेन को, सिटिंग सीएम को जेल नहीं भिजवाते। मतलब और जो ईडी सीबीआई को दुरुपयोग लगवा करके ज़्यादा विपक्षी नेताओं को उनका समय खराब करते, जो जेल में रख करके, वो नहीं करते। ये डरी हुई है बीजेपी डरी हुई है और जनता भी ये समझ रही है। लेकिन चूंकि अभी ऑप्शन नहीं दिख रहा, लेकिन ये 2024 का इलेक्शन है, वाकई बहुत निर्णायक होगा और केंद्र में कांग्रेस अलायंस, कांग्रेस गठबंधन की सरकार होगी। कांग्रेस पे एक बहुत ही गंभीर आरोप लगता है कि जब वो सामाजिक न्याय की बात कर रही है, और इस बार तो यात्रा का नाम भी है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 60 सालों में लोगों को इंसाफ क्यों नहीं दिलाया? जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज़ के आधार पे लोगों का उत्पीड़न हुआ। देखिए, अब अगर आप बोलेंगे एट्रोसिटीज़ के आधार पे हुआ तो, लेकिन वो चीज़ें आपकी एफआईआर होती थी, उस पर जांच पड़ताल चलती थी। और अभी भी वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। अभी अगर आप बोलें कि हम लोग का जो SC ST का एक पीसा कानून होता था कि ज़मीनें नहीं ली जा सकती थी, दलितों की, आदिवासियों की ज़मीनें, अब तो वो डीएम का उसमें स्वीकार भी खत्म कर दिया गया। अब मैं जहाँ अपने क्षेत्र में घूम रही हूँ वहाँ पे उस कानून के तहत ही, जो बांसगांव का क्षेत्र, उस कानून के तहत ही बहुत सारी ज़मीनें कब्जा हो रही हैं। और सिर्फ इस नाम के भी देश का विकास किया जाएगा, दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का ये ज़मीन कब्जा की जा रही है और ये विकास होगा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, नेतागढ़ जो हैं वो देश के विकास में क्यों नहीं सहयोग करते भाई? एक रिक्शा चालक, सब्जी बेचने वाला, एक मध्यम वर्गीय, यही देश के उसमें करे। अरे तो अपने बच्चों को बाहर भेजते हो पढ़ने के लिए, तुम्हारे पास इतनी धन संपत्ति है और योगी जी के पास इतना बड़ी जमीनें हैं, क्यों नहीं वो देते? आपको दलितों का ही क्यों जमीन चाहिए? आदिवासियों का ही जमीन क्यों चाहिए? उनके जल जंगल धरोहर पे ही आपको उनका हक ही क्यों मारना है? और ये कानून कमजोर करके कांग्रेस ने कानून किया था कि नहीं लेना है उनकी जमीन जब तक वो नहीं मान जाए। अब तो आपको कोई जरूरत नहीं है, बोले आप बिना डीएम के परमिशन के, यानी कि आपके सामने पैसा फेंका जाएगा या बंदूक लगाया जाएगा, आपको वो जमीन देनी ही देनी है। तो इस कदर तो यहाँ इसमें अत्याचार हुआ है, इसमें बीजेपी के में। और बीजेपी का अगर आप देखेंगे जो कि उनका सिद्धांत जो है कि किन किन सिद्धांतों पे हैं, तो मैं तो अगर आम जनता अगर देख लेगी तो खुद ही समझेगी। रूढ़िवादिता, एकात्मकता और ऐसी रूढ़िवादिता, मतलब एकात्मकता मतलब वो लोग जातीय है, जातीय बंधन वो कभी नहीं तोड़ना चाहते। रूढ़िवादिता, वो महिलाओं को कभी भी अपने समान नहीं करना चाहते। मतलब इस तरह की उनके जो विचारधारा है उसी से इंसान देखेगा तो डर जाएगा, लेकिन उस तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। आप रूढ़िवादी चीज़ों का आरोप लगा रही हैं बीजेपी पे। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी अगर किसी पार्टी में है तो बीजेपी में, जाति के आधार पे अगर पूर्ण रूप से टिकट देने का काम करती है तो बीजेपी। वही कांग्रेस वहाँ पर फ्लॉप हो गई पिछले 60 सालों में। और आप देखेंगे कि आदिवासी राष्ट्रपति अगर लेकर आए तो वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो डाइवर्सिटी रखना चाहते हैं। जातिवाद का आरोप बीजेपी पे नहीं लगा सकते हैं। देखिए, ये बीजेपी की देन है क्या? बीजेपी की देन ये नहीं है, ये तो संविधान की देन है। तो संविधान के नाम पे तो आपको करना ही है। अब संविधान जब है तभी ये मिल रहा है, चाहे दलित हो, आदिवासी हो,
संविधान है तभी मिल रहा है, पिछड़ा हो महिला हो, अब संविधान है तभी मिल रहा है। अब उसी जब कांग्रेस का शासन था उसी टाइम आप प्रेसिडेंट का रुतबा देखिए, आज के प्रेसिडेंट का रुतबा देखिए, उसी टाइम आप लोकसभा के स्पीकर का रुतबा देखिए, आज रुतबा देखिए आप धनखड़ जी का, उसी टाइम जो हमारे मतलब जो चीफ सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी ये सब देखे होते थे उनका रुतबा देखिए आप, देखिए जो एसबीआई में जो मेन होते थे उनका पहले का रुतबा देखिए। उर्जित पटेल ने वो कर दिया, भाई मैं नहीं रहूंगा, मैं इस्तीफा दे दिया। वहीं पे बहुत सारे लोग चुनाव आयोग में ऐसे रहे कि भाई मैं इस धांधली में हम शामिल नहीं होंगे, उनके आत्मा नहीं स्वीकार करती, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मतलब सारी चीज तो मोदी और शाह ही चला रहे हैं ना। वो देखिए ये अब बहुत बड़ा डरावना मोड़ है कि जिस चीज को मोदी जी ने ठान लिया, ठीक है, देखिए एक हमारे यहाँ पे ही कि जब वो रविदास मंदिर में जाके घंटा बजाते, खूब नाचते, खूब गाते, दूसरे दिन रविदास मंदिर ध्वस्त हो जाता है। जिस जगह वो जाते हैं वो चीज दूसरे दिन ध्वस्त होनी, जिस चीज की उन्होंने तारीफ कर दी। लोकतंत्र संविधान इतना ज्यादा ये कह रहे हैं और वो जरा सा भी संवैधानिक नहीं है, जरा सा भी लोकतंत्र नहीं है, वो ध्वस्त होने के कगार पे है। और अगर सच ये है कि अगर इसमें मोदी जी को नहीं हटाया गया, बीजेपी सरकार को नहीं हटाया गया, तो लोकसभा का इलेक्शन तो अब बंद ही हो जाएगा। अब सबको बोला जाएगा, जो ब्लॉक अध्यक्ष होंगे वो बोला जाएगा ये लो ऑनलाइन इतना तुमको भरना, इतना तुमको भरना, लोकसभा का इलेक्शन बंद हो जाएगा। तो लोकसभा में ये 2024 बहुत निर्णायक है। इसमें कांग्रेस अलायंस को लाना केंद्र में बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा न्याय करने वाली पार्टी है तो बीजेपी है। आप देखेंगी कि उन लोगों को बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया है जिस पर किसी भी प्रकार का आरोप लगा है, जिसने जनता की भावनाओं को आहत किया। चाहे ब्रजभूषण का नाम ले लीजिए, रमेश बिधूड़ी का नाम ले लीजिए, प्रज्ञा ठाकुर जो लगातार मंचों से कहती थी चाकू छुरिया तेज कर लीजिए, उन सबको बीजेपी ने बायकॉट कर दिया, पार्टी से अलग रखा है, क्योंकि वो वाकई में विकास पे बात करना चाहती है, देश को विकसित भारत बनाना चाहती है। और आप इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं बीजेपी पे। अच्छा, वो जो मिश्रा जी थे, टेनी जी, इनके लड़के ने किसानों पे चढ़ा दिया था, उसका क्या हुआ? उनको टिकट मिल गया? आरोपी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो जिनको टिकट मिला है उनकी क्या गलती है इसमें? तो मतलब तो उनके बेटे का क्या हुआ? जेल में है? नहीं है जेल में। आखिर उनके पिता हैं, वो जेल में नहीं, उनका भी नहीं कटा। देखिए जो रमेश बिधूड़ी का आप नाम ले रहे हैं, प्रज्ञा ठाकुर का, या जिनका भी आप नाम ले रहे, ब्रिजभूषण का नाम ले रहे हैं, तो उसकी जगह पे ब्रिजभूषण की जगह किसको रख दिया? देखिए अब तो एक आप थाली को ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे दिखा दीजिए, दोनों तो हैं एक ही। तो रमेश बिधूड़ी देखिए वो वाकई इस चीज के शिकार हुए, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये रमेश बिधूड़ी या ये लोग हैं जो पिछड़ी जाति से आते हैं, जो दलित है, अगर उन्होंने जरा सा भी गलती की, कोई गुंजाइश नहीं वापस लौटने की, कोई गुंजाइश नहीं वापस लौटने की। वहीं आप जो टेनी जी हैं उनका देख लीजिए, उनका टिकट बरकरार है। अब आप ये बोल रही हैं कि बहुत सारे दलित पिछड़ों सबको ये दे रहे हैं, तो मैं फिर बोलूंगी कि संविधान की देन है, उनको देना ही देना है। हाँ, लेकिन ये उनको देते हैं जो बिल्कुल झुक करके साष्टांग प्रणाम करने वाले लोग हैं, और जो एकदम समझ लीजिए कोई मतलब नहीं उनका, कठपुतली हैं, वो वही लोग उनको देते हैं। हमारी तो राष्ट्रपति मुर्मू जी बहुत ज़्यादा हिम्मती हैं कि कुछ कई चीज़ें बोल देती हैं। लेकिन इसके पहले कोविंद जी को आप देखिए, उसके पहले अभी आप धनखड़ जी को देख लीजिए किस तरह करते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, पिछड़ों को जो ये दे रहे हैं, ये बिल्कुल उसी आधार पे दे रहे हैं कि वो संवैधानिक है, उनको वो देना ही है। और उस आधार पे ही वो वोट काटने का भी वो जो कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए आम जनता को भी कि ये संवैधानिक है, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। अगर वो नहीं देंगे तो किसी ना किसी को तो देना ही है वो। एक इंडिया अलायंस का बहुत बड़ा आरोप लगता है बीजेपी पे कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से बीजेपी 400 पार जीत रही है, बहुमत से सरकार बना रही है। आप लोग जब चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो इस तरीके की आरोप लगाते हैं कि ईवीएम की वजह से। ईवीएम कोई मुद्दा नहीं है, ईवीएम में गड़बड़ी होती तो कांग्रेस ईवीएम को नहीं लेके आती। देखिए, एक लाने का होता है कि कांग्रेस ने ईवीएम लाई, कांग्रेस, ठीक है, लेकिन अगर हम ला रहे हैं किसी अच्छे मकसद से और उस चीज़ का दुरुपयोग हो रहा है, तो फिर वहाँ कहीं ना कहीं ये बात सोचनीय हो जाती है। अब यहाँ पे ईवीएम में जो अभी कांग्रेस का क्योंकि इलेक्शंस है, तो कांग्रेस ये मांग कर रही है, जगह जगह धरना प्रदर्शन इस चीज़ का हो रहा है, कम से कम वीवीपैट दिखाइए हमें।
वीवीपैट दिखाइए, जो 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 वहाँ मतदाता है उसको वीवीपैट दिखाइए कि अगर उसने कमल पे दिया वोट तो कमल को ही दिया हो। भाई तो आप, मैं कमल की ही बात कर रही हूँ। और कांग्रेस को दिया हो वोट तो कांग्रेस को ही दिया हो या किसी को, तो ये चीज़ आपको दिखा देने में क्या हर्ज है? 1 सेकंड दबाओ, वीवीपैट के नीचे गिरो और चलो बाहर भागो। तो कम से कम हमारा वीवीपैट हमारे हाथ में तो होना चाहिए, दिखना तो चाहिए। यही चीज़ तो मांग कर रहे हैं हम लोग। आप वीवीएम नहीं बंद करना चाहते, नहीं कीजिए, लेकिन ये बीच का रास्ता है, इसको तो किया जा सकता है। तो नो डाउट अगर किसी कारणवश कहीं से भी जनता में, लोगों में संदेह पैदा हो रहा है तो इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। और एक बात बताइए कि जिस एमपी एमएलए का, जिस सरकार का एक ग्राउंड लेवल पे इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है, आखिर वो बार बार जीत कैसे जाते हैं? ये सोचने वाली बात है, आखिर बार बार जीत कैसे जाते हैं? ये चंद मुट्ठी भर गोदी मीडिया सबको हाईजैक, पेपर, ये सब देखिए लोगों के दिमाग में ना, जो हमारा अभी भी जो 80% 90% पॉपुलेशन है, वो ये नहीं समझता। वो एकदम ये नहीं समझता कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि अरे तो बोला वो तो उतना बड़ा टीविया पे देखत रहनी, वो उतना बड़ा एंकर ऐसे बोलत रहल तो वो सही हुई, ये पेपरवा में निकलल बा तो ये सही हुई। तो ये लोग यही वो बोलते हैं और उस पर बहुत भरोसा करते हैं। तो ये उन लोग के दिमाग के लिए हम लोग समझ चुके हैं कि किस तरह ये यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरह यूज़ कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये हम चीज़ें समझ रहे हैं, आम जनता नहीं समझ पा रही है। एक आखिरी सवाल है कि आप गोरखपुर के बांसगांव से मजबूत दावेदार प्रत्याशी के रूप में उभर कर आ रही हैं और लोगों के बीच में आपकी पकड़ भी बहुत अच्छी है, तो जनता को क्या कहना चाहेंगी कि गोरखपुर की जनता आपको देख रही है, आपके राज्य की, आपके जिले की जनता आपको देख रही है, 24 में चुनाव किस मद्देनज़र पर होना चाहिए? देखिए 24 पे चुनाव डेफिनेटली सामाजिक न्याय के आधार पे होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के आधार पे होना चाहिए। देश की जो हमारी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है कि हम लोग के पास मतलब जो आरबीआई का सोना, सारी चीज़ें रखी जा चुकी है, हमारी रैंकिंग इतनी ज़्यादा गिर चुकी है, हम लोग इतने ज़्यादा कर्जदार हो गए हैं। और मतलब आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा पिछले 70 सालों में 55,000 करोड़ का होगा हमारे पास ऊपर कर्ज, और अभी जो है इसका 200 गुना बढ़ चुका है। 1,00,000 करोड़ का देश पे कर्ज है। और तो आप समझ लीजिए ये सारी चीज़ें देख करके, और हमारे जो नेबर्स जो बोले मोदी का डंका, अरे भैया कहाँ मोदी का डंका बज रहा है भाई? नेपाल हमें आग दिखा रहा है, मालदीव हमें आग दिखा रहा है, अपने पड़ोसी देशों को, छोटे देशों को तो संभाल नहीं पा रहे हो। इजराइल में रोजगार भी तो मिल रहा है लोगों को। कैसे रोजगार? यहाँ से इसका युवा इजराइल जैसे देश में जा रहा है जहाँ नौकरी कर पाएगा विदेश में, ये सौभाग्य की बात है हमारे देश के लिए। पहली बार जा रहा है क्या? पहली बार कोई हमारे देश का युवा जा रहा है बाहर नौकरी करने के लिए? आप बताइए। ये तो मतलब ढोंग का कोई हद नहीं है। मतलब ये हम लोग क्या पहली बार जा रहे हैं करने के लिए काम? अब आप बोल दीजिए कि यहाँ पे जितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि मतलब जो अनस्किल्ड लोग हैं, मजदूरी करने बाहर जाइए, देश के लिए सम्मान की बात है क्या? आप स्किल्ड करके भेजिए ना, स्किल्ड कीजिए। नहीं, आप स्किल्ड तो कर नहीं पा रहे हैं और आप मजदूरी करने के लिए भेज रहे हैं। ये कोई बड़े सम्मान की बात नहीं है। आप समझ लीजिए जैसे कि बोलते हैं फ्रांस के साथ हमारे मजबूत संबंध, फ्रांस के हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बहुत घनिष्ठ संबंध। अरे भाई उसके साथ हम लोगों ने हजार करोड़ का रक्षा समझौता किया, तुमको 1 कप चाय पिला देगा तो तुम्हारा बहुत इज्जत बढ़ गया। होना तो ये चाहिए था कि तुम उससे पैसा लेते, तुम उसको कुछ बेचते और उसके बाद तुमको सम्मान देता तो तुम बोलते। तो ये अजीब बात है। हमसे 1,000 करोड़ रुपए हम उसके खरीदारी भी कर रहे हैं, ऊपर से हम उसको वो डंका बज रहा है हमारा। ये तो महामूर्खता है, लोगों को मूर्ख ही बनाया जा रहा है। उसी तैयारी में प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं लगातार। उन्होंने एक नारा दिया है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना, उसी राह पर भारत को लेके जा रहे हैं। देखिए 2000 वो तो बोले थे 6 महीने में अगर नहीं होगा तो हमको निकाल के चौराहे पे मारिएगा, वो तो ये बोले थे। तो अब बताइए 6 महीने से कितना टाइम हो गया? तो अब 2047 की बात करें, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख देंगे। लोग काउंट करने लगे थे कि हम लोग के घर में 7 लोग हैं तो 15 लाख आएगा तो कितना होगा। इतने मासूम लोग इस तरह चला गया। तो नौकरी देंगे। अभी आप देख लीजिए, नौकरी के नाम पे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अपने पूरे परिवार को पूरा परिवार सुसाइड कर ले रहा है कि हम उनके पास खाने के लिए नहीं है और खर्चे के लिए नहीं है, कुछ है नहीं। देखिए सब लोग, हर किसी का वो आ रहा है टाइम। स्टार्टिंग में जब मोदी जी आए थे तो सब ये बोले थे हाय हाय ये तो चाय वाला है, हाय हाय ये तो गरीब था। मेरे भी दिल में बहुत ज़्यादा था, आपके दिल में भी बहुत ज़्यादा होगा।
और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उनका वो सपोर्ट किया। और फिर जब मोदी जी आए, हिंदू हृदय सम्राट, उसके बाद सब जगह कैप्चर कर लिया, सारी सरकारी संस्थाओं पे उनका 6 महीना खत्म नहीं हो रहा है। सिलेंडर 400 रुपया था तो अब 1200 रुपये भी उनको कम, वो ज़्यादा नहीं लग रहा है। लोग बेरोजगार हो गए, फिर भी उनको लग रहा है कि रोजगार हो गया। और यहाँ पे गेहूँ अनाज जो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है 5 किलो, कितना खाएंगे? अरे भैया तुम 28% GST कम कर दो, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा वो नहीं चाहिए कोई भीख में जो तुम दे रहे हो। GST हमारा तुम कम कर दो, हमको तुम नौकरी दो, जो तुम ले रहे हो तुम रखो, हमें चाहिए नहीं, अपना कमाएंगे करेंगे। तो उनको रोजगार क्रिएशन पर ध्यान देना चाहिए था। ये 5 किलो का दे रहे, अपने घर से दे रहे हैं क्या? उनके घर से दे रहे। किसान उगाते, किसानों का भी 3 बिल लाए, उसके खिलाफ भी अब कुछ काम नहीं हुआ, किसान फिर भी धरने पे बैठे हुए हैं। तो ले दे करके मोदी जी पूरे देश को गर्त में डाल रहे हैं। और बीजेपी और इन लोग को देखिए, इन लोगों के अंदर मानवता नहीं है, जरा से भी मानवता, जरा सा भी शर्म नहीं है। बोलते बहुत बड़े हम मोदी जी का एक नया शब्द है परिवारजन, परिवारजन, परिवारजन। तो हमारी ये परिवारजन, मैं फिर बोलती हूँ, हाथरस की बेटी आपकी एक बेटी थी, बोलते मेरी बेटी का रेप हुआ है। अभी जो कानपुर में 2 बेटियां मरी, मेरी बेटी का रेप हुआ, मैं इसका बदला लूंगा। वहाँ जो एक लड़का अभी उसका किसी जगह पे रामपुर में उसको उनका बाबा साहब को फोटो लगाने पे उसको पुलिस की गोली के द्वारा मेरा बेटा मारा गया है। एक लड़का, उसका रिपोर्ट नहीं लिखवाया जाता है, वो अपने आप को जला करके शाहजहांपुर में अपने ऊपर मेरा लड़का जल गया। अरे भाई क्यों नहीं करते तुम? तुम्हारे परिवारजन ही है ना, क्यों नहीं बोलते ऐसा तुम? तो ये सिर्फ भुलावा है, भटकावा है, भ्रम है। तो डेफिनेटली इस बार बीजेपी डेफिनेटली इस बार जाएगी। और आप लोग के सौजन्य से, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ हो रहा है और होगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। तो ये थी प्रियंका पासवान। तमाम मुद्दों पर बात की। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दे देश में जनता पूछ रही है सरकार से, लेकिन सरकार विकसित भारत बनाना चाहती है। नेता वही चुनिए जो आपके विकास के लिए ज़मीनी स्तर पर काम करे। हमारी बातचीत पे क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और प्रियंका पासवान का जो मैनिफेस्टो है, महिलाओं की सुरक्षा को लेके, बेरोजगारी को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब मुद्दे अगर आपको ज़रूरी लगते हैं तो आप अपना वोट अपने नेता को ही दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।